अच्छा, तो हमने स्टार्ट करने हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट लिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो चैप्टर है केबी के बुक की। तो उसमें हमने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम आगे चैप्टर्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम में कहता यह है कि हमारे पास मास हैंग फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइब्रेट 15 टाइम्स इन 12 सेकंड, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने प्रॉब्लम को थॉरली रीड करना है और आपने उससे जो गिवन डेटा है वो निकालना है और आपने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट्स को समझना है। अगर आपने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को समझ गए तो आप आसानी के साथ फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो हम सबसे पहले आते हैं गिवन डेटा में कि प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है। उन्होंने कुछ गिवन डेटा दिया है, तो उसमें कहता है कि स्प्रिंग वाइब्रेट 15 टाइम्स। इट मीन्स कि उन्होंने हमें वाइब्रेशन दिए है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो 15 है, और जो टाइम दिया है कितने टाइम में वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो वो उसने टाइम भी बताया है कि इट्स 12 सेकेंड। अब हम आते हैं रिक्वायर्ड डेटा की तरफ। रिक्वायर्ड डेटा में उन लोगों ने हमसे क्या मांगा है, तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि आपने इसी स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और जो सेकंड पार्ट है तो उसकी आपने टाइम पीरियड या सिंपल वो पीरियड कहते हैं कि वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में आपको अपने चैप्टर की सारे फार्मूले और सारी इक्वेशन सी कंसेप्ट का पता होना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है तो बहुत इजी आया है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन पता है तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर टाइम, के मतलब कितने टाइम में वो कितने वाइब्रेशन करता है। तो 15 वाइब्रेशन उन्होंने कहा है कि वो 12 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। अब सिंपल इसकी डिवीजन करनी है तो ये आ जाएगा 5 3 are 15 एंड 4 3 are 12। तो 5/4 से हमारे पास आ जाए 1.25 वाइब्रेशन पर सेकंड। तो उसी स्प्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप कह सकते हो कि 1.25 वाइब्रेशन पर सेकंड है। वाइब्रेशन पर सेकंड भी इसकी यूनिट है और आप इसको हर्ट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ठीक है, नो इसमें कोई इशू नहीं है। वाइब्रेशन पर सेकंड को ही सिंपल उसने हर्ट्स का नाम दिया है। तो ये हमारे पास ए पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट में आते हैं। तो बी पार्ट में टाइम पीरियड हमारे पास बराबर होता है 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, और 1 ओवर फ्रीक्वेंसी 1 डिवाइडेड बाय 0.25। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड को हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास टाइम क्या है वो है 12 सेकेंड, एंड जो हमारे पास वाइब्रेशन है वो है 15 वाइब्रेशन। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इससे भी 0.8 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपको इजीएस्ट वे लगे वो आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था फर्स्ट प्रॉब्लम्स। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। इसमें हमारे पास कहता है कि अ स्प्रिंग रिक्वायर अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन to complete it to a displacement of 4 centimeter. What is its spring constant? तो पहले हमने गिवन डेटा लिखनी होती है कि हमारे पास जो गिवन डेटा है उन्होंने क्या दिया है। तो उन्होंने कहा है कि 4 से वो 100 न्यूटन लग रहा है टू कंप्रेस स्प्रिंग। लाइक इस तरह हमारे पास एक स्प्रिंग है और इसमें कोई मास अटैच हुआ है। ठीक है, और उन लोगों ने यहाँ पे फोर्स लगाया हुआ है 100 न्यूटन का, तो वो जो है ना वो थोड़ा सा कंप्रेस हुआ है। ये इसने थोड़ा सा कंप्रेस हुआ है एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस 4 सेंटीमीटर को मैं इस तरह से 4 और सेंटी, अगर आपको प्रीफिक्सेस याद हो तो सेंटी 10⁻⁻²। और मीटर में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारे प्रॉब्लम्स को सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक ही सॉल्व करने हैं, तो यूनिट को कंसिस्टेंट रखोगे सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक। ठीक है, रिक्वायर्ड डेटा में उन लोगों ने आपसे क्या मांगा है कि आपने क्या मालूम करनी है। तो उन्होंने कहा है स्प्रिंग कांस्टेंट के। स्प्रिंग कांस्टेंट के अगर आपने हुक्स लॉ पढ़ी हो तो उसमें ये कहता है कि के इज रिप्रेजेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। हुक्स लॉ सिंपली हमारे पास किसी भी स्प्रिंग पे अगर आप फोर्स लगाते हो या किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो तो उसमें या कंप्रेशन होगी या उसमें हमारे पास इलांगेशन होगी। तो उन्होंने उसका बताया था कि F इज़ इक्वल टू KX। इसमें F जो है वो फोर्स लगता है और K स्प्रिंग कांस्टेंट है और X जो हमारे पास है वो इलांगेशन हो सकती है या
उसमें हमारे पास कंप्रेशन हो सकती है। अगर फोर्स, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये फोर्स है और ये आउटवर्ड लग रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर वो आउटवर्ड लगेगी तो इसमें थोड़ी सी इलांगेशन हो जाएगी। अगर ये इलास्टिक है, ठीक है ना, हम इलास्टिक है, ये इलास्टिक लिमिट के लिए कि हम ये जो हुक्स ला है वो अप्लाई करते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। और अगर फोर्स है वो इस तरह कंप्रेशन हो रही है तो कॉमन सेंस की बात है कि वो उसमें से थोड़ी सी कंप्रेशन हो जाएगी, डिपेंड करता है फोर्स पे कितना लगता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब आते हैं फोर्स में। तो फोर्स हमारे पास लगता है 100 न्यूटन इज इक्वल टू के, एंड एक्स हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। अब हमने क्या फाइंड करनी है, तो हमने बोथ साइड से 4 क्रॉस 10 पावर -2 को यहाँ भी डिवाइड करना है एंड 4 क्रॉस 10 पावर -2 भी यहाँ भी डिवाइड करना है। तो इधर से तो कैंसिल हो जाएगा, या मैं सिर्फ के इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर पे 100 में लिख दिया, 100 डिवाइडेड बाय 4, और 10 पावर -2 को ऊपर लेके आओ अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो ये 10 पावर 2 हो जाएगा। अब 100 डिवाइड बाय 4 25 एंड 10 पावर 2। अब हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट है न्यूटन पर मीटर। अगर आपको यूनिट का पता नहीं है तो देखो F इज इक्वल टू के एक्स एंड के इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय एक्स। तो F का यूनिट क्या है, न्यूटन, और एक्स का क्या है, मीटर, सो न्यूटन पर मीटर। तो हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वह 25 क्रॉस 10 पावर 2 न्यूटन पर मीटर है। कुछ लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि इट्स इक्वल टू 2.5 साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये पॉइंट इधर से इधर आ गया तो इसमें एक इंक्रीज आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, डजंट मैटर। बस आपने अगर इधर स्टेप से भी आ गए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नो इशू। आपकी वैल्यू जो भी हो, आपकी प्रीफिक्सेस जो भी हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपके स्टेप्स ये सारे मेथड जो मैटर है वो करते हैं, ठीक है। और आपने लास्ट में, अगर प्रॉब्लम के लास्ट में रिजल्ट भी लिख दिया तो आपके प्रॉब्लम्स की प्रेजेंटेशन को और भी खूबसूरत बनाता है। तो वो हमारे पास जो के इज इक्वल टू 2.5 क्रॉस 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर हो गया। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम हो और आपने वो भी करना है तो आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी करते हो, ताकि ये आपको और भी खूबसूरती, और जो एग्जामिनर है उसको आपने इम्प्रेस करना है किसी तरीके से। वो आपकी राइटिंग को नहीं देखता, वो आपकी प्रेजेंटेशन को देखता है। जितना आपने आसानी पैदा की होगी उतने ही वो आपको अच्छे नंबर देंगे, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने ये हाईलाइटर ये यूज़ किया, अगर टाइम हो तब। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, अ सेकंड पेंडुलम विद अ टाइम पीरियड। अब देखो इसमें ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपने आसानी के लिए सारा स्टेटमेंट ना पढ़ो, गिवन डेटा लिख दो और एक ही लाइन पे जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम की स्टेटमेंट्स को आप समझ गए तो फिर उसको सॉल्व करना इंतहाई ईजी है। लेकिन स्टेटमेंट को आपने समझना है। अगर आपको एक बड़ी स्टेटमेंट है तो स्टेप बाय स्टेप उसको डिवाइड करके कर लो, ठीक है। लाइक मैं क्या करता हूँ, अ सेकंड पेंडुलम विद अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, ठीक है। ये बात तो आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए कि सेकंड पेंडुलम जो होता है उसका हमेशा ही जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकेंड। यू नीड टू रिमेंबर कि जो सेकंड पेंडुलम होता है उसकी टाइम पीरियड 2 सेकेंड ही होगी, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 या 1/2 हर्ट्ज होगी। ये तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करनी है। सेकंड पेंडुलम कहते उसे को है a dead pendulum which have a frequency of 0.5 hertz and a time period of 2 seconds is known as a secant pendulum, ठीक है। तो ये आपने करनी है। अब आते हैं how long must a secant pendulum be on earth। अब हमें g of earth भी दिए कि g of earth क्या है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड मून जो g of मून है वो हमें दी गई है कि वो है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें जो रिक्वायर्ड है उसने क्या मांगा है हमसे, तो उसने हमें मांगा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम एट अर्थ एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम एट मून। आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो आपके एंड ही रिजल्ट ही आएगा। मैंने कहा था कि सेकंड पेंडुलम का जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0.5 हर्ट्ज होगी, चाहे वो मून पे हो चाहे वो अर्थ पे हो, जहाँ पर भी हो, ठीक है। तो ये होगी। अब आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। तो अगर आपको पता है फ्रीक्वेंसी का जो इक्वेशन है वो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट g/l। ये हमारे पास इक्वेशन है किसके लिए, फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए।
अब इसमें पाई की वैल्यू हमें पता है, जी की वैल्यू, लेकिन एल की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो वो हम किस तरह कैलकुलेट कर लेंगे? तो वो हमारे पास जो टाइम पीरियड का इक्वेशन है, जो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी, इस इक्वेशन से हम लेंथ फाइंड करेंगे, और जब लेंथ फाइंड हो जाएगी तो फिर आके हमने इसको पुट करना है। सही, तो इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे रहा हूँ। अब आते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल। तो एल कहाँ पे मैंने फाइंड करनी है? चलो पहले अर्थ पे फाइंड करते हैं। तो फिर जब एल मैंने अर्थ पे फाइंड करनी तो डेफिनेटली जी की वैल्यू भी अर्थ पे होगी। सही है ना? अगर मैंने मून लिखा है एल फॉर मून, सो जी विल आल्सो फॉर मून। अब हमने क्या करना है? स्क्वेयरिंग करनी है बोथ साइड्स के हमने इसकी स्क्वेयरिंग करनी है। तो हो जाएगा टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वेयर रूट एल ऑफ अर्थ और जी ऑफ अर्थ। चलो मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए। ई का मतलब कि